केमिकल फ्री फार्मिंग, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कैसे करें? पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर। ये जो मेन पॉइंट है वो है सरकार प्रशिक्षण कर ये सलाह बता दे। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर है। देखो, मैं जो पिछले 10-11 साल तक इस पे थोड़ा सोच रहा हूं, ये समझ रहा हूं, कर रहा हूं, और साथ में जो वैदिक वांग में तो कुछ थोड़ा एक आधा कुछ शब्द समझ में आवे है। तो दो ही बात खेती से जुड़ी जो बात है वो यही समझ में आई है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो शरीर में, और सीधा सा पता है भी मैं अगर यहां हूं तो प्रकृति तय मेरा शरीर बन रहा है, बस इतना है। दूसरी बात यह है इसके साथ में ही कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां ग्रध्य कश्य सिद्धनम। परमात्मा की तरफ से वैदिक मंत्रों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि ये आदमी, ये मनुष्य, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो चराचर जगत है, जो चलायमान जगत है, जो आ रहा है और जा रहा है, बदल रहा है, ये केवल तेरे लिए नहीं है। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जो कुछ है उसका सबका बराबर अधिकार है। इसलिए इसको त्याग पूर्वक भोग कर, भोग का मतलब खा पी मौज कर, जितना तेरी जरूरत है उतना ले, फालतू दूसरे के हक मत छीन। इसका मतलब ये है। उसी में से एक बात अगर समझो, ये प्रकृति है, सृष्टि है, जो भी इसमें है, इसमें वैसे तो जीव 3 तरीके के बोले जा रहे हैं, लेकिन जब मैं इस मंत्र को समझ रहा हूं तो मुझे है तो जीव इसी में, लेकिन एक चौथे तरीके का जीव और है। अगर पहले तरीके का जीव देखो तो आकाश में उड़ने वाला है, नभचर। दूसरा जो है स्थलचर, और तीसरा है जलचर। हमने केवल उनको गिन लिया जो दिखे, लेकिन जो चौथी कैटेगरी है ना, वो है तो स्थलचर में ही, लेकिन वो इसी के अगर पार्ट में देखा जाए वो है सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं दे रहे नंगी आंख से, लेकिन जब इसकी गूढ़ता में अब जाएंगे, इसको समझेंगे ना, तो पता चलता है कि इनके कारण ही ये सारे हैं। अगर ये नहीं है तो ये पूरी की पूरी सृष्टि खत्म है, काम ही नहीं करेगी। तो यहां इनके लिए एक बात निकल के आती है, जो मंत्र बोला ईशावास्यम इदम सर्वम, कि भाई जो उसमें बोला गया ना कि पूरी सृष्टि में जो कुछ, जितने जीव जंतु जो कुछ है, उनका बराबर का अधिकार है, तो उसमें ये भी आते हैं। जो पीछे हमने वो चक्कर हमने पढ़ा था अभी, वनस्पति पशु पक्षी मनुष्य का जो चतुर्वर्गीय जो चक्कर है, उसमें ये भी आते हैं जीवों में, प्रकृति में। हमने क्या किया, वो तो आ गई ना, एक कैटेगरी बना ली हमने उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वनस्पति है, पशु हैं, पक्षी हैं और सूक्ष्म जीव हैं। तो क्या होगा, जब जब इनके साथ छेड़खानी होगी तब तब परेशानी आएगी। परेशानी कैसे आएगी? अगर खेती के एक छोटी सी बिंदु को यहां ले लो, यह पौधा है, एक यह पौधा है और इसकी जड़ें हैं। इसकी एक अपनी प्रक्रिया है कि ये जो जड़ें हैं ना, ये अपने आप कोई भी पोषण मिट्टी से लेती नहीं, क्योंकि मिट्टी में जो पोषण है वो थोड़ा कठोर उसमें है, अघुलनशील। अगर आपने पढ़ा हो, अनडिजोल्व कंडीशन में है, अघुलनशील है। तो क्या होगा, यहां पे इतनी सूक्ष्म मात्रा में कि 1 ग्राम मिट्टी में अरबों खरबों जीवाणु होते, इतने सूक्ष्म है वो यहां है। वो जो स्थूल रूप में, जो मोटे रूप में अघुलनशील तत्व पड़े हैं, उनको खाएंगे, घुलनशील बना देंगे, और फिर ये जो जड़ें हैं ये उसको अवशोषित करेंगी और पौधे को देंगी। अगर ये सूक्ष्म जीव यहां नहीं है तो इसका मतलब आपका पौधा खत्म है, आपके पौधे को कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसी के आधार पर बोला गया है कि मिट्टी बंजर है। कुछ भी बंजर में और उपजाऊ मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता, केवल एक अंतर होता है, जिस मिट्टी में ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं वो उपजाऊ है, और जिस मिट्टी में हमने सूक्ष्म जीवों का नाश कर दिया वो बंजर है। वैसे मिट्टी कभी बांझ होती नहीं। अगर देखा जाए मिट्टी में बांझपन क्या है, या मिट्टी उपजाऊ क्यों नहीं है, उसमें पैदा नहीं हो रहा, यही तो वो है ना, पैदा नहीं हो रहा उसमें। और पैदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उसका पोषण खत्म कर दिया। और पोषण खत्म करने का जो कारण है वो ये है, असंतुलन। अब इसमें असंतुलन कैसे है, और यह असंतुलन आया क्यों? असंतुलन है मिट्टी में जो टोटल तत्व है ना, कुल जो तत्व हैं वो 17 हैं, जिनमें से 6 मुख्य हैं और 11
सूक्ष्म है। जो ये 6 मुख्य हैं, ये मोटी मोटी बात करेंगे हम, ज्यादा लंबी वो नहीं करते। ये जो 6 मुख्य हैं, इन 6 मुख्य में पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है फास्फोरस और छठा है पोटास। अब इनमें एक मेन चीज जो समझने की है ना, ये जो तीसरा तत्व है, वैसे इसको पहले नंबर पे लिखते हैं। ये तत्व मेरे शरीर में, आपके शरीर में, पूरी सृष्टि में जो भी चीज बनी है ना, वो 85% कार्बन से बनी है। हड्डियां हैं, खाल है, जो कुछ भी है, तो अकेला ये तत्व 85% है। उसके बाद जितने ये बचे 5, ये 8 से 9% में आते हैं, यानी 93-94% में ये 6 तत्व आते हैं। ये 6 तत्व लगभग 93 से लेकर 94, 94.5% में है। अब बाकी जो बचे ये 11, ये लगभग 4 से लेकर 6% है। अब अगर देखा जाए, हमारा जो कुल मिला के जो काम है पूरी खेती में, वो है ये, इसके बीच का गालमेल। अगर संतुलन कर दोगे तो बैलेंस है, मतलब समाधान है, और असंतुलित करोगे तो समस्या बनी रहेगी। अब हमने क्या किया है, और हमने का मतलब यह है कि यहां पे जो नीति निर्धारक सिस्टम रहा है, जो पूंजीवाद रहा है, उस पूंजीवाद ने इन 17 तत्वों पे जम के काम करा। जम के काम करने का मतलब यह है, इनमें चुन चुन के रिसर्च करवाई कि कौन से तत्व है जिसको बिजनेस बनाया जा सकता है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का बिजनेस खेती के लिए नहीं बना पाए। ऑक्सीजन को कंट्रोल नहीं हो पाया, कितनी देंगे, नहीं हो पाएगा। कार्बन प्रकृति से ज्यादा नहीं पकड़ पाए, थोड़ा बहुत तो क्या किया इन्होंने। जैसे हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन गैस को मेडिकल यूज में काम ले लिया, लेकिन खेती के लिए बड़े लेवल पे नहीं आ पाई। ऑक्सीजन के सिलेंडर बना रहे, जो अभी खेल चल रहा है उसको करने के लिए कि भाई ऑक्सीजन को भी मुंह के जो कपड़े लगा के काम करा जाए, उस पे। कार्बन पे बहुत कम काम है, कहीं कहीं छोटी छोटी पैकिंग आ गई, ये ऑर्गेनिक कार्बन है, ये डाल दो, 2 किलो डाल दो, इतना सा। लेकिन जो सबसे मेन चीज है, ये तत्व सीधा इफेक्ट करते हैं, जिसको कंट्रोल किया गया और जिसको बिजनेस बनाया गया, वो है नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिसको बोला गया है NPK। अब हुआ यह है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो अपना पौधे के अंदर असर जो वो एकदम से दिखाता है, उसका ये गुण है। लेकिन एक समस्या आई, जब इसने एकदम दिखाया तो ऐसा लगा कि पैदावार बढ़ेगी, पौधा मजबूत हुआ, ऐसा लगा। लेकिन अल्टीमेटली जब थोड़ा समय होता है तो पौधा इतना कमजोर है कि थोड़ी सी हवा में आते ही पूरी हम देखते हैं कि पूरी फसल ऐसे बिछती है। तो ये तीनों के ऊपर बिजनेस बना, और जब इसको करा है ना, तो एक समस्या समझ में आई, जो सबसे पहले शायद मैंने कहनी थी, मैं आपको बता देता हूं। ये जो काम हमें बताने पड़ रहे हैं ना, ये लगभग 50-60 साल पहले सब बुढ़े करा कर दे। तो समस्या क्या आई, जो मेरे समझ में समस्या बनी है ना, वो एक ग्राफ बना है। थोड़ा सा अगर ये तो समझ आ जाएगा समझ में। ये ग्राफ है, ये है टाइम 1800 से लेके और 1970-80 तक का, और ये है शिक्षा। लगभग 1830-35 तक जो राजीव दीक्षित जी को हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि 1835 तक यहां पे जो 50% लगा लो, 100%, अगर ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, 100% है। तो जो साक्षरता थी वो 98% थी। इसका मतलब सब पढ़े लिखे थे, और सब पढ़े लिखे थे तो गुरुकुलों के पढ़े लिखे थे। तो ये जो सारी व्यवस्था है ना, संतुलन असंतुलन की, और जो ईसावास्यमिदं सर्वम की, और यथा पिंड तथा ब्रह्मांड की, वो सबको पता थी। तो इसलिए वो मिश्रित खेती करते थे, और मिश्रित खेती में ये कभी भी व्यापार में नहीं थे। ये अंदर ही अंदर पौधे को असंतुलन, मतलब असंतुलन नहीं था, संतुलन से अंदर ही अंदर एक सहयोगिता का सिद्धांत है, कोऑपरेशन का रूल, वो मिट्टी के अंदर ही अंदर चलता है। कुछ पौधे कोई तत्व ले रहे हैं तो कुछ पौधे कुछ तत्व दे रहे हैं, तो उनके अंदर ही अंदर चलता था। तो ये समस्या नहीं थी। लेकिन हुआ ये 1835 में जब अंग्रेजी सिस्टम शुरू हुआ, तो संस्कृत को डैमेज करा गया। संस्कृत का ग्राफ आया नीचे ऐसे, और इंग्लिश शुरू नहीं हुई थी। इंग्लिश लगभग थोड़ी थोड़ी थी, 100 में तो एक, हजारों में तो किसी एक को पता चल रही है, ऐसे थे। तो ये ग्राफ धीरे धीरे करके 1950-60 तक लगभग 4-5% पे आ गया, यानी संस्कृत लगभग खत्म होगी। यही कह सकते हैं, 5% तो कुछ साक्षरता होती नहीं। और अंग्रेजी तब शुरू करी थी, तो ये भी 5% पे थी। अब ये जो टाइम है ना, ये यहां से लेके और हमारे पिछले 20-30 साल तक, ये जो लगभग 70-80 साल का जो टाइम है ना, शुद्ध अनपढ़ता का है। और अनपढ़ व्यक्ति को या अनपढ़ समाज को केवल एक ही सिद्धांत समझ में आता है, वो है स्वार्थ का सिद्धांत।
उसको फायदा दिखाओ, वो हर चीज मानेगा आपकी, क्योंकि उसको वो सवाल तर्क वितर्क तो करेगा नहीं, करेगा तो कम करेगा। थोड़े दिन बाद उसको लगेगा कि भाई इसको फायदा हो गया, दूसरे को मैंने तो मानी नहीं, अब तू भी डाल ले। जैसे यूरिया डाल ले, पहले यूरिया किसी ने डालना नहीं, एक आध को डाल दिया चोरी छिपे, उसका थोड़ा सा लगेगा हो फसल मजबूत खड़ी है, दुनिया उसके पीछे आ गई। तो जो ये अब जो ये ग्राफ है ना, यहां से संस्कृत तो 0 पे आई और अंग्रेजी बढ़ना शुरू हुई, तो अब ये लगभग 60-70% पे अंग्रेजी है, और लगभग आज ज्यादातर 90% लोग अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हो गए। पिछली पीढ़ी छोड़ के जो अभी पुरानी पीढ़ी बच रही है, दादा की या पिताजी के टाइम की, उनको तो बेशक नहीं आती, लेकिन जो अपना टाइम है, जो अपना वर्ग है, उनमें से अंग्रेजी आ रही है। अब उस अंग्रेजी में से निकला है ये व्यापार। तो ये जो असंतुलन बना, ये असंतुलन पिछले 150 साल से है, जब हमारे प्रकृति से हम अलग हो गए और हमारा जो बुद्धि थी तर्क वितर्क की वो जाती रही। अब यहां आ गए हम। अब भाई ये जो तीनों है ना, इनको आप यहां लेके आ जाओ, ठीक है। तत्व कितने टोटल? तत्व 17, और दिए कितने हमने? 3। यही तो है, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस। कभी कभी 2-4 साल में, 1-2 साल में कभी 1-2 कट्टा कैल्शियम दे दिया, थोड़ा सा कभी जिप्सम दे दिया, कभी जिंक दे दिया, लेकिन उनकी मात्रा कितनी चाहिए वो हमें पता ही नहीं। क्योंकि अगर इसको देखो, ये टोटल तत्व 17 है और जो दिए गए तत्व वो 3 है। अब इस सारे का सिस्टम देखो, इसको अगर मिट्टी को देखो ना, तो मिट्टी बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर इसका नाम रखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका यूज नहीं करा। मिट्टी को बोलते हैं सोइल, SOIL, और जिन्होंने इसका नाम रखा है उसने नाम भी गजब का रखा है, पूरा वैदिक नाम है, सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। यानी अनंत जीवन का स्रोत, इसके अंदर सब कुछ है, इनफाइनाइट अनंत जीवन है। चाहे सूक्ष्म जीव ऐसे जो नंगी आंख से दिखते नहीं, और चाहे हाथी जैसे जीव है, इस पृथ्वी पे सब है। तो ये नाम रखा। अभी इनफाइनाइट लाइफ में जहां पे अनंत जीवन था, उसमें हमें पूरे तत्व देने की बजाय हमने दिए 3। तो अब जो मैंने पहले बात बताई थी, अगर कैल्शियम बढ़ गया तो रोग है, और कैल्शियम घट गया तो रोग है। इसी तरीके से जितने तत्वों की शरीर को जरूरत है, वो तत्व जब भी ऊपर नीचे होंगे, इंबैलेंस होंगे, असंतुलित होंगे, तो रोग आएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, कितने भी दम लगा लो। तो इसलिए अगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये मिट्टी का पूरा चक्कर है, इस मिट्टी में रोग इसलिए आए। हमें चाहिए कितने थे? 17, दिए कितने? 3 ही दिए ज्यादातर रूप, एक रूप में देखा तो सूक्ष्म रूप में देखा 3 दिए। तो अब ये जो चक्कर है, ये सारा बिगड़ गया है, अब ये टूटा पड़ा है, और इसी कारण से समाधान अपने पास नहीं है। हर वर्ग परेशान है, क्योंकि खेती से जैसे ही खेती का जो मालिक है, यानी किसान जो है, वो दूर हुआ तो खेती से पूरा समाज जुड़ा हुआ था। अब जब खेती बर्बाद है, खेती परेशान हुई, किसान परेशान हुआ, तो पूरा समाज आज त्रस्त है, परेशान है। तो बात ही आती है, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, भाई जब ये समस्या तो हमने गिन ली, समाधान क्या है? समाधान तो अपने पास ही है। अगर असंतुलन समस्या है तो संतुलन ही समाधान है। और अगर हमें पता चल गया कि समस्या है असंतुलन, तो हमारी समझ तो बन गई। नासमझी पता चल गया कि हमारी नासमझी क्या है, हमारी नासमझी है असंतुलन, और वो हमें समझ आ गया, वो थोड़ा ही काफी है। वनस्पति है, मौसम है, अलग अलग है सब कुछ। तो जो मूल है ना, मूल है ये। तो एक बार मूल को समझेंगे, फिर उस मूल ज्ञान को, जो ये मूल है हमारा खेती का, इसको हम ये देखेंगे हमारे खेत में ये कहां व्यवस्थित हो रहा है, इस सिस्टम में से कौन सी चीज कहां सेट है, और ये कौन सी चीज कहां सेट है, और ये कौन सी कहां है। इतना है, ठीक है जी, क्लियर है? तो बात ठीक चल रही होगी, ठीक है। अब इसके समाधान पे बात कर लेते हैं। एक शब्द है ये कृषि, व्याकरण में पढ़ा लिखा नहीं हूं, नहीं इसने खोल के बताता, लेकिन कृषि को जो बोला गया है ना, कृषि को बोला गया ऋषि कर्म। ये ऋषि कर्म बोला गया। और ऋषि कर्म क्या है? ऋषि क्या है? जितने भी प्रकृति में जो द्वंद्व है, जितने कपट है या जो कुछ भी है, उनसे रहित जो है, यानी जो पाप से, यानी जो गलत से रहित है, जो शुद्ध है पूरी तरह, वो ऋषि है। और शुद्ध कौन हो सकता है? जो पूरी तरह प्रकृति की मानता हो। अब शरीर भी तो प्रकृति में है। अब सुशील भाई ना पूरे 2 साल हो रुक के मरते मरते, भाई मौसम आएगा, इस मौसम में ना ये कफ बन रहा है, और एकदम तो ठंडा खाएंगे, ठंडा पीएंगे, तो भाई अपनी प्रकृति बिगड़ेगी, बिगड़ेगी तो बीमार होंगे। तो ये प्रकृति है, कफ भी प्रकृति है, वात पित्त सारी प्रकृति है। तो जब उसको समझ रहे हैं कि जो प्रकृति को शुद्ध रूप से 100% मानता है, वो ऋषि है। और वो ऋषि है, तो जो ऋषि के कर्म है वे भी प्रकृति अनुसार है।
तो जो प्रकृति अनुसार कर्म है ना, उसी को कृषि बोलेंगे हम। आज आपकी कृषि कृषि नहीं है। अब कृषि क्या है? कृषि से आगे एक शब्द है कृषि करने वाला, कृषक है। और कृषक को आज की हिंदी भाषा में हमने बोल दिया किसान है। ठीक है, फार्मर हो रहा है तो किसान है। अब किसान को अगर फार्मर कह लो आप, किसान कौन था? जो पूरी तरह ये था जिसके पास ऋषि कर्म था। और ऋषि कर्म यानी टोटल प्रकृति आधारित। प्रकृति में क्या? वनस्पति भी घर की, पशु भी घर के, पक्षी भी घर के, सब कुछ प्रकृति से लेना। लेकिन आज गिनो आप, बीज आपका है, ठीक है जी, खाद आपका, दवाई, मशीनें, थोड़े दिन बाद हम आपका भी बाहर गए, मशीनें होगी। अब इसके बाद अगर मार्केट की तरफ जाओ, बाजार भी बाहर का है। तो आप एक देखो, जब कृषि के अंतर्गत आने वाला हर वर्ग जब ये खुद का नहीं है, प्रकृति का नहीं है, ये प्रकृति का नहीं है, तो फिर किसान तो है ही नहीं। किसान बचा कहीं, किसान ने को नहीं है। तो अब बात कर लें ये किसान कैसे बने, मोटी मोटी ही बात है, इसमें गलत तो है नहीं, सच्ची बात है। तो अब ये जो है ये प्रक्रिया है कि भाई जो आज फार्मर है, कोई जो जिसने भी कहा था फार्मर तक किसान की तरफ आने का ये प्लान है। और इसका केवल एक ही तरीका जो पीछे लिखा था कि असंतुलन को संतुलित किस तरह करना। अब वो संतुलित तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना खर्च जो है बिना खर्च के हो जाए, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन अपना टारगेट है पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, यह टैगलाइन है। क्योंकि अगर ये वो चीज है जो आप अनपढ़ को भी बता सकते हो। क्यों? यहां स्वार्थ का सिद्धांत आ रहा है। स्वार्थ यानी लाभ का सिद्धांत, और लाभ का सिद्धांत तो हर कोई मानेगा। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं भाई तू जहर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है कि नहीं, तू जहर खा के कैंसर हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। या तो कोई ऐसा बंदा पकड़ो बेशक अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो इस विज्ञान को समझ ले। देसी विज्ञान बताओगे बाबा, जो अनपढ़ को भी समझ आए और पढ़े लिखे पीएचडी को भी। या फिर उसको आप बराबर में करके दिखाओ, परिणाम आ जाए। इसके साथ में एक बात मैं जरूर कहूंगा, कई बार हम यूट्यूब पे देखा किसी ने मॉडल फार्म बना रखा, 5 लेयर फार्मिंग है, किसी ने कुछ बना रखा, किसी ने बागबानी का मॉडल बना रखा। उसमें एक समस्या आ रही है, वो मॉडल लगभग 20-30 हजार लोगों में से एक जना करता है। कारण इतनी ज्यादा मेहनत है, पैसा है, खूब पैसा है, लेकिन मेहनत है, और मेहनत के चोर हो गए, काम चोर हो रहे हैं। तो समस्या ये है, मेरे जो समझ में आई कि अगर एक किसान यहां पे एक दौड़ में भाग रहा है, ये खेती की दौड़ है इस साइड, और मैं इसको बोलूं तू तारा मॉडल बना के उल्टा दौड़ ले, कोई भी नहीं आता। तो मेरी अपनी जो समझ है या फिर हम जो इस पे काम कर रहे हैं वो ये है कि अगर मैं समाज में कुछ बदलाव चाहता हूं तो मैं इतना दौड़ूं कि इसके बराबर में आ जाऊं। और इसके दौड़ते दौड़ते जिस गति से दौड़ रहा है ना, इसको वही करके दिखा दूं जो ये कर रहा है, लेकिन बिना जहर के। तो इसको फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, ना इसको मेहनत ज्यादा करनी, ना इसके मशीनें ज्यादा अलग लेके आनी, ना इसको जहर कोई बदलना, ना कोई खर्चा अलग करना। काम वही है, लेकिन दौड़ इसके साथ दौड़ना पड़ेगा। कारण यह है कि हम आज अल्पसंख्यक हैं जो इस दौड़ में समाज को बदलना चाहते हैं, और भागना हमें किन के साथ है? बहुसंख्यकों के साथ। तो हम उनको अपने साथ लाएंगे तब जब उनके साथ दौड़ते दौड़ते अपने जैसे ज्यादा बना लेंगे। अब मैं कल दिल्ली में था परसों, और एक काफी अच्छी मीटिंग थी, बहुत शानदार। और ऐसे ऐसे योद्धा थे जो पिछले 30 साल से जिन्होंने अपना जीवन ही समाज को दे दिया, लेकिन परिवर्तन तो नहीं आया। उन्होंने अपने जीवन दे दिए, मतलब अपना घर पूरी तरह समाज को दे दिया, समाज के आहूत कर दिया, लेकिन परिवर्तन तो नहीं आया। और जब परिवर्तन कोई नहीं आता, एक आदमी ने अपना जीवन दे दिया हो तो तनाव आता है बहुत ज्यादा। नरेंद्र भाई हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो आप काम करें उसमें आनंद कितना है। और जितने वहां पे 135 लोग थे, या तो मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए, या सिर पूरी तरह साफ, दिल्ली योद्धा थे वो सारे, गजब के योद्धा। लेकिन मैं उनको एक बात कह रहा था कि अगर मैं प्रयास कर रहा हूं या हम प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए, और प्रयास सफल नहीं हो रहा और असंतोष है, तो हमें रुक के सोचना पड़ेगा कि गलती कहां है। बात मेरी मान गए? जब मैं दौड़ भी रहा हूं और मेरा जो टारगेट वो भी नहीं पूरा हो रहा, फिर तो मैंने रुक जाना चाहिए, जिसका टारगेट ही नहीं पूरा हो रहा। तो मुझे ये समझ आई कि जो ये दौड़ है ना, इसमें ऐसे कई आदमी मिले जिनको मैंने समझा। जैसे भारत भूषण त्यागी है, भारत भूषण जी हैं, वो सुभाष पालेकर जी हैं, और ऐसे कई सीरीज में है। वो अपना मॉडल बताते हैं, और मेहनत गजब की, कमाई भी खूब पूरी, लेकिन
हरियाणा इस सबसे अग्रणी है, मतलब इस आंदोलन में राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद। लेकिन गिने चुने मॉडल है, 2 4 होंगे, 5 होंगे पूरे हरियाणा में, और कितनी मेहनत नहीं करी लोगों ने। तो कारण ही में मुझे यह समझ आया कि जो ये दौड़ है ना, इस दौड़ के अनुसार वो अपने आप को सेट नहीं कर पाए। वो चाहते हैं कि पूरा समाज एकदम मेरे साथ आ जाए, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो यहां पे जो वो जंग लग गया ना, उस जंग को तो बहुत समय में उतरेगा वो जंग, और जब उतरेगा, जब उसके बराबर में कोई ज्यादा साफ चीज आ जाएगी, तब जंग उतरेगा। करते आ गया, मैं उसी पे आ गया। तो ये जो सारी चीज है ना, ये जहर के कारण है। अब ये जहर के कारण है, तो जहर को कैसे बदला जाए, उसका क्या, उसकी क्या प्रक्रिया है, इस पे बात कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कभी भी यहां इनको समझा, एक ताराचंद बेलजी जी हैं, उनको समझा, दीपक सचदेव जी को समझा, ऐसे बहुत लोगों को समझा, लेकिन उनके मॉडल कम है। कारण क्या है? जहर ने लोगों को इतना तोड़ा है, इतनी परेशानी आई है, इतना घाटा आया है कि आप पूछो ही मत। जब एक आदमी आत्महत्या करता है, कर्जे से परेशान हो गए, तो सबसे आखिरी कंडीशन है वो, तो उससे ज्यादा तो नहीं घाटा हो सकता कुछ, और इससे ज्यादा तनाव और उससे ज्यादा गिरावट भी नहीं हो सकती जीवन में। तो वो ये है कि अगर हमें बदलना है या समाज के लिए जाना है, तो ये दौड़ हमें दौड़नी पड़ेगी। और इसके चलने से पहले एक बात और मैं कह दूं, एक साथी है, पिछले साल में उनसे मिला, वो क्या कह रहे थे, उनको सुनील भाई 35,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी। अब मैं भी सोच रहा था पिछले 10 साल में 20-25 हज़ार को तो मैंने भी दे दी, चाहे वो अप्रत्यक्ष तौर पर फोन के माध्यम से या सीधा 200 400 की 50 की मीटिंग करके, कैसे भी करके, जहां पे भी मौका मिला वहां पे मैंने भी ट्रेनिंग दे दी। लेकिन वो भाई संतुष्ट दिख रहा था, मैं संतुष्ट नहीं था, इतना अंतर है। तो मैंने उस भाई को बोला कि भाई एक बात बता, आपका परिवर्तन की दर कितनी है? अगर आपने 100 लोगों को समझाया तो बदलाव में कितने, बदलाव कितना? जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता है। तो उस भाई के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसका मतलब ये है, जितनी मेहनत करी है ना, वो उस भाई के विचार के अनुकूल नहीं आई, इसलिए जवाब नहीं दिया। और वही गड़बड़ है। मैंने उसको स्पष्ट कहा कि भाई अगर मैंने 5,000 को समझाया ना, 2% परिणाम है, और 2% परिणाम से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा तो जीवन लग गया और समाज में परिवर्तन आया नहीं कुछ भी। इससे अच्छा था समाज ऐसा ही रहना था, तो फिर मैं नहीं लगाता सब अपने जीवन को, कम से कम अपना घर, अपनी गृहस्थी वो तो मस्त रहती। अगर फिर भी मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, तो फिर इस समाज के अनुसार दौड़नी पड़ेगी भाई, अपने तरीके से काम नहीं चलेगा। और वो दौड़ मुझे जो समझ आई, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है जी, तो कर लेते चर्चा। पहली बात यह है, ये जो पहला नियम है अपना, इसमें 4-5 नियम है, जो 10 मिनट की बात है, सारी ज्यादा लंबी है कि नहीं। पहला नियम यह है कि अपनी मिट्टी को आग से बचाएं। पहला पॉइंट है, क्योंकि इतने महान हो गए हम, और क्या ये इधर लिखा हुआ किसान, इतना कमाल हो गया, क्या पता मैंने आज खेत कटवाया, गेहूं कटेगा तो गेहूं कटवा लिया, 1-2 किलोमीटर किसी ने तिल्ली लाई और लेकर बैठ गई वो 5,000 किलो ने। तो हमें तो ये भी नहीं विश्वास कि भाई अभी मैं शाम ने रात में कटवाया गेहूं और तड़के में इसमें पानी दे दूंगा, समय नहीं इतना। तो जिस दिन आपका खेत खाली हो, तो ये करने के लिए, इससे बचाने के लिए सबसे पहला पॉइंट उसी समय सिंचाई करो। ये मेन पॉइंट है, एक सिंचाई कर दो, आग आएगी भी तो अपना काम हो जाएगा, बच जाएंगे, अपना खेत नहीं जलेगा, पानी भर दिया। दूसरे नंबर पे ये है, इसी समय बढ़िया तरीके से बनी हुई गोबर की खाद, 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली, वो क्योंकि शुरुआत है तो ज्यादा भी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां जो लिखा था मिट्टी, यहां लिखी थी सोइल, SOIL, अनंत जीवन का स्रोत, तो इसमें थोड़ा बहुत कम और थोड़ा बहुत ज्यादा जाएगा तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इसको पूरा पोषण दो। और अगर बीच में मैं एक बात और कह दूं, जैसे कई सवाल लंबे समय तक मेरे पास आए, भाई तू कैसे कर देगा पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर? तो मैं उनको एक बात तो कहता हूं कि भाई ये पेट आदमी का, और इसको भूख लगी, इसको भूख है 100 ग्राम पोषण की, और ये मैंने दिया रोटी से, तो काम चल गया, पेट की पूर्ति होगी। अगर इस पोषण को मैं रोटी की बजाय अगर बादाम दे देता हूं, तो क्या पेट ये कहेगा कि मेरी भूख नहीं मिटी, क्योंकि मैंने वो 100 ग्राम जितना पोषण था वो 100 ग्राम दे दिया? पेट को कोई परेशानी नहीं है, जितनी उसको जरूरत थी वो तो मैंने बादाम से दे दिया। और अगर बादाम की बजाय अगर मैं दूध से दे रहा हूं तो कोई दिक्कत है? इसको तो ऊर्जा चाहिए, इसको मतलब नहीं कि रोटी आई है, चने की आई है, या गेहूं की आई है, दूध आया, सेब आया, संतरे आया, या कुछ भी आया, इसको चाहिए पोषण। इसी तरीके से मैं बात करता हूं मिट्टी की, ये पूरा मेरा खेत है एक,
मैंने इसमें दिया 200 किलो यूरिया, 4 कट्टे यूरिया दे दिया। एक मिनट। दूसरा नंबर ये जो नाइट्रोजन है ये लगभग 4.5 कट्टे में आएगी। 4.5 कट्टे 200 किलो बनेगा आज के हिसाब से। देख, 4.25 इसको 4 कट्टे मान लो, यानी 4 बैग, और एक बैग 22 किलो नाइट्रोजन दे रहा है। तो एक बैग से 22 किलो मिली, 4 बैग से हमने ले लिए 88 किलो। तो बाकी क्या होता है 10 किलो? मतलब ये हुआ है साल्ट, बाकी साल्ट हुआ है, लवण हुआ है, ठीक है। इसमें बताऊंगा, यूरिया पे 1 मिनट की चर्चा अलग करेंगे। तो ये 88 किलो है। अब 4 कट्टे तो 88 किलो मिल गई। मान के चलो मैंने जैविक तरीके से या देसी तरीके से 100 किलो दे दी नाइट्रोजन, तो क्या खेत बोलेगा कि भी मेरे तो नाइट्रोजन जैविकता क्यों दी? इसको तो नाइट्रोजन ही चाहिए थी। सेम चीज ये, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले लिखा था ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हर एक बिंदु पे ये चीज लागू है। पेट यानी शरीर और प्रकृति यानी मिट्टी। इसलिए मैं इसको हमेशा कहता हूं वैदिक कृषि ज्ञान है ये। तो वैदिक कृषि ज्ञान ये है कि ये है पिंड और ये है ब्रह्मांड। तो इन दोनों को एक साथ शुरुआत से लेके आखिरी बिंदु तक हम आराम से लेके चल सकते हैं, कितनी भी दूरी तक, और हर जगह लागू होंगी ये बात। तो समझ आ गई ये बात? तो ठीक है। ये ना तो पेट बोलता और ना खेत बोलता, उसने तो अपना पोषण चाहिए। अब बात ये पोषण की है। दूसरे नंबर पे 2 ट्रॉली गाय के गोबर की खाद। भैंस की भी चलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाय की है तो ज्यादा अच्छी है। सूखी या गीली? 1 मिनट बताता हूं भाई। अब ये सूखी गिल्ली का अंतर क्या है? पहली बात तो ये प्लास्टिक फ्री होनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं हो, कांच ना हो, रबर ये ना हो, पॉलीथीन ये ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम गोबर की खाद कुर्डी में बना रहे हैं तो कुर्डी कैसी हो, ये है। अब कुर्डी, अगर इसमें कुर्डी में ये चीजें नहीं है तो थोड़ा सा और है। कुर्डी कैसी हो? लगभग चौड़ाई 4 फुट, ठीक। ये कुर्डी का एक डब्बा है, अगर इसने देखा तो एक डब्बा है, ये समझ रहे हो? तो दिख रहा होगा। जो ये इसकी चौड़ाई है ना, ये 3 से 4 फीट हो, और जो इसकी ऊंचाई है यह भी 3 से 4 फीट हो। लंबाई आपके पास जितना एरिया है, चाहे आपके पास कितना बड़ा प्लाट हो, तो लंबाई हो। कारण क्या होगा? गोबर हमेशा होता है गर्म। आप अगर बहुत बड़ा ढेर है ना गोबर का, उसको 10 साल बाद भी अगर उसने उखाड़ कर खेत में डालोगे तो आग निकलेगी, यानी वो गोबर का गोबर ही है, वो खाद नहीं बना। उसको चाहिए 2 चीज, इसके अंदर तक ये जो है ना, ये पोर्शन ये गले सड़े और ये गोबर की खाद में बदले। इसको 2 चीज चाहिए होंगी। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब हवा, जहां जहां तक हवा जाएगी ऑटोमेटिक इसके बाद वहां पे सूक्ष्म जीव पैदा होंगे, और सूक्ष्म जीव पैदा हुए तो उसको खाएंगे, गोबर की खाद बना देंगे। तो ये खाद कितनी गीली कितनी सूखी हो, इस ना कोई लेबोरेटरी की जरूरत, कुछ नहीं। एक आसान सा तरीका है, आप खाद को उठाओ और मुट्ठी में बींच दो ना। तो ऐसे जिस तरह पानी की धार बंद है, इतना पानी भी नहीं होना चाहिए, और ना वो ऐसे करे तो सूखा भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि उंगलियां गिल्ली हो जाए, चिपचिपापन सा। वो एक परफेक्ट मॉइस्चर है। अपनी जो देसी लेबोरेटरी की अगर बात करें तो भाई, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। नमी समझ आ गई है? ठीक है। तो ये सिस्टम है कि अपने पास गोबर की खाद ऐसी हो, वो परफेक्ट है। जो तो ऑटोमेटिक ही सारे काम के बाद आ रहा है। जो सैलरी है ना, गोबर गैस सैलरी, जो तरल खाद है, वो 1 नंबर का है, ठीक है जी। तो ये दूसरा पॉइंट है कि गोबर की खाद हमारी कैसी हो। अब क्या है, अगर गाय की आज की बात करें, गाय भी 2 टाइप की होगी, चाहे देसी गाय है। एक गाय है पुरानी, 300-400 साल पुरानी, वो खाती थी लगभग सुबह से शाम तक 50 से 100 वनस्पति, ठीक है जी। और अब खा रही है क्या? या तो पराल खा रही है एक, या फिर बरसीम खा रही है, या जवार खा रही है, और वो भी जहर वाली खा रही है। सब तो मेन चीज तो ये है कि ये सारा का सारा जहर वाला है। अच्छा, एक मिनट रुको जी। हाँ जी। मेरे जो बड़े गाय आती जो राजस्थान से,
उनकी 8-10 साल की गोबर की इकट्ठी वो बहुत बढ़िया जी, एक नंबर की खाद है। उसमें कमी एक है, वो सूखा है। उसमें पर नमी दे दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये सारा जहर वाला है। तो एक तो ये, अब बात नई की पुरानी। ये पुरानी थी तो फिट था, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं थी, गोबर की खाद बढ़िया थी। लेकिन आज किस चीज की जरूरत है? ये जो गाय के गोबर की खाद है, इसमें आधी या एक ट्रॉली बकरी खाद दो। इसमें कंपैरिजन ये है, गाय के गोबर अगर, क्योंकि सब सारा रोड़ा तो नाइट्रोजन पे चल रहा है आज, नाइट्रोजन कंटेंट जो है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, वो बकरी खाद में 3 गुना ज्यादा है गाय के गोबर के खाद से। लेकिन उसकी जो उपलब्धता है वो थोड़ी सी है, कहीं कहीं मिलेगी, और वो मिलेगी तो क्या पता 5-4 कट्टे मिला, 10 कट्टे मिला, कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है तो आधी ट्रॉली एक ट्रॉली मिल जाएगी। तो ये इसके साथ मिक्स होने से बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, ये इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये 2 काम हो गए। तीसरा है आधी ट्रॉली बकरी खाद। आपका काम तो यही पूरा कर देगा। लेकिन हमेशा मेरे जो दिमाग में या जो एजेंडा है वो है ये, पहली बार पूरी पैदावार आ जाए, चाहे ज्यादा कम ना आए। 2 बहुत है, हाँ 2 बहुत है, जरूरत ही नहीं। अभी अगला जो पॉइंट है तो सबसे कमाल का है, वो आपके आप सोचोगे हाँ ये तो पूरा कर दिया सिस्टम। अब जो तीसरी चीज है, ये चौथी चीज है, वो है हरी खाद। ये मूल है। हरियाणा की जो बात है ना मेन, वो क्या है, जब भी हरी खाद की बात आए तो 2 है, या तो ढहता या मूंग, गवार होगी, इतना ही ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन हमने जो पीछे बात करी है ना, वो पूरे के पूरे पोषण की करी है, सहयोगिता के सिद्धांत की करी है, और असंतुलन की करी है। ये सारी बात आ गई। अब बात जब असंतुलन की है, तो मान के चलो मूंग हमने बो दी, मूंग की जड़ों में राइजोबियम के बैक्टीरिया हैं, तो नाइट्रोजन पूर्ति हो रही है। ठीक है, ढैंचा बो दिया तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है, लेकिन वो तो नाइट्रोजन की हुई। अब बात यह है कि हमें चाहिए सारी। अब जैसे मेरे शरीर को, फिर मैं वही लेके आता हूं यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, जैसे मेरे शरीर को पूरे साल भर में 6 की 6 ऋतुओं में अलग अलग अनाज, अलग अलग दाल, अलग अलग तेल, अलग अलग सब्जी, अलग अलग रेसे चाहिए। और वो जब मेरे शरीर को चाहिए तो आएंगे कहां से? मिट्टी से। तो मिट्टी में से तभी आएंगे जब मिट्टी में वो होंगे। यानी पिंड में अगर चाहिए तो ब्रह्मांड में होने चाहिए, तभी तो पिंड में आएंगे। तो ब्रह्मांड में अगर नहीं है, ब्रह्मांड का मतलब ये वैसे तो है सब कुछ, लेकिन वो वातावरण हमने उसको नहीं दिया, तो वातावरण पैदा कर दो। अब इसका जो तरीका है वो है 3 अनाज, 3 दाल, 2 सब्जी, 2 तेल, 1 रेसा। यह है आपकी संपूर्ण हरी खाद। और एक और बात, हरियाणा की या जो भी अपने जैसे वातावरण के जो क्षेत्र है ना, उनके लिए खेती के बदलाव का सबसे परफेक्ट टाइम यही है, जैसे आप गेहूं काटोगे। कारण क्योंकि गेहूं काटने से और अगली फसल तक काफी समय है। मैं बाड़ी की बात कर रहे हैं आप, उसमें फिर ये आपने एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा ये कैसे हो। अब मान के चलो बाड़ी के जो खूट है दूर दूर है, तो आप बीच में मूंग बो, उसने फिर उस तरीके से मिक्स करो। मैंने आपको एक बात कही, मैं मूल बताऊंगा आपको, और फिर अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से हमें ये एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कि मैं यहां पे इन चीजों को लागू कैसे कर सकता हूं। यही तो है मूल है, मूल तो मूल है, कृषि का जो मूल है वो तो है। अब जो ये 3 अनाज है, 3 अनाज में क्या क्या है? अभी ज्वार, बाजरा, मक्का, 3 दाल, मूंग, गवार, नहीं चना तो नहीं होगा, मूंग, गवार, ढैंचा। हाँ वो अगले सीजन में है, इसकी बात कर रहे थे। हाँ हाँ वो तो है, ये दाल तो अगले सीजन में अगर जो बोस करो। अब सब्जी है, इस सीजन की बेल वाली सब्जी काफी है, घिया है, तोरी है, ये जो खीरा है, ककड़ी है, करेला है, जितनी भी है, ये सारी 2 सब्जियों में जो भी आपको लगे वो आप ले लो। अब 2 तेल, अब 2 तेल में क्या है, एक सीजन में और एक सीजन में। अब जब ये टाइम आएगा तो तिल है, और गेहूं का टाइम है तो सरसों है, एक तेल ले लो। और एक रेसा जो अब आ सका है वो है जूट, पटसन, जिन्हें सण क्या करते, सणी या सणी, कोई बात नहीं, वो रेसा होना चाहिए। मतलब पटसन ले लो, सण ले लो, सणी ले लो, वो बीज के ऊपर है, एक रेसा होना चाहिए।
इसमें दाल में गवार भी हो सके, ठीक है, लोबिया भी हो सके, वो आपके पास जो कुछ है। लेकिन जो टारगेट है वो ये है 3 अनाज 3 दाल 2 सब्जी 2 तेल 1 रेसा। अगर ये सभी मिले तो सोने पे सुहागा है। अगर इनमें से 4 5 6 7 8 जितनी मिले वो फिट है, ठीक है जी। अब इसको विज्ञान के तरीके से और देखो। अगर कोई मान लिया कोई वैज्ञानिक, ये जो आजकल के डीओ है या कंपनी के जो भी नुमाइंदे आए भाई इसका क्या होगा, यूरिया क्यों नहीं, यूरिया की जरूरत तो पड़ेगी ही, डीएपी की जरूरत तो पड़ेगी, वो सारी बात। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं एक दिन चर्चा कर रहा था किसी भाई के साथ कि भाई ये जो पूरा मैंने अपने खेत में उगा लिया और अगर मैं 10 बाय 10 का एरिया काट लूं और ये चारा उसमें हो तो कितना का वजन हो जाएगा तोल लेंगे तो बोला भाई 10 बाय 10 के उसमें तो लगभग 1 मन या 1 डेढ़ मन तो होना चाहिए, 1 सवा मन, यानी 40 से 50 किलो 10 बाय 10 के एरिया में। अगर जवार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी चीज मिक्स है तो ये 10 बाय 10 में 50 किलो है और 1 एकड़ जो खेत है वो 210 बाय 198 का है, 220। तो ये लगभग 43,000 कुछ एक स्क्वायर फीट हो गया, लगभग 43,000 स्क्वायर फीट लगा लो। तो इसको इससे बात करेंगे तो लगभग कितना, ये टोटल आएगा 21 से 22 टन। ये सारा रहता रहा, ठीक है बात। तो हम कहते गड़बड़ हो कुछ, तो ये 21 से 22 टन आ गया। अब बात आती है उस विज्ञान की जिसने हमें दुनिया भर का जहर खिला दिया। वो विज्ञान ये कह रहा है कि अगर आप अपने खेत को 100 किलो हरा चारा देते हो, मिट्टी में मिलाते हो, तो आपको 10 किलो नाइट्रोजन देगा वो, और उसका नाम है कार्बन नाइट्रोजन रेशो। अब ये जो कार्बन है ना, ये वो कार्बन नहीं है, ये कार्बन है कार्बनिक मैटर, यानी जैव पदार्थ, जैव या जैविक पदार्थ। तो आपने अगर 100 किलो दिया तो 10 किलो मिला, यानी 10% मिला। अगर आपने 21 टन दिया तो 2.1 टन। अगर मान के चलो 20 टन मान लो, इसने 20 टन का 2 टन अपने को नाइट्रोजन मिली, और 2 टन नाइट्रोजन का मतलब है, कर दो साहब इसे, हमने दिया 20 टन हरा चारा यानी हरी खाद, और इसका 10% कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। और ये अलग अलग उसके लिए अलग अलग है। अगर आप सूखा तूड़ा मिलाओगे ना मिट्टी में तो वो 60 किलो पे 1 किलो मिलेगा, ये 100 किलो पे 10 किलो मिल रहा है, यानी ये तो मिल रहा है 10 किलो पे 1 किलो, और सूखा मिलेगा 60-70 किलो पे 1 किलो। वो बहुत ज्यादा मिलाना पड़ेगा, उसमें नमी और वो जो सारे कंटेंट है वो सूखा है, खत्म हो जाए। तो इसका 10% है 2 टन। 2 टन का मतलब है 2000 किलो नाइट्रोजन। एक कट्टा जो हमें दे रहा है वो लगभग 22 किलो दे रहा है, 22 किलो पर बैग। तो हमारे पास कितने कट्टे नाइट्रोजन? तो जो हम ये कर रहे थे, हमने जो हरा चारा लिया है, 3 सब्जी 3 अनाज 3 दाल 2 सब्जी 2 तेल 1 रेसा, उसको जब हमने उगा लिया है और लगभग 1.5 महीने में 40 से 45 दिन में वो 5-6 फीट का हो जाए, जो बड़ा होने का चारा है, जवार बाजरा मक्का अरहर ढैंचा जो भी है, तो उसको अगर सारे को जोड़ा है तो 20 टन के आसपास मटेरियल बनेगा वो। और उस 20 टन मटेरियल को अगर हम मिट्टी में मिला रहे हैं तो उसका 10% पोर्शन मिट्टी को मिल जाएगा, 10% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन होगी 2 टन, 2000 किलो। एक जो कट्टा यूरिया का है 45 किलो का, उसका अगर 40% नाइट्रोजन की बात करो तो लगभग 21-22। जब हम 1 किले में 4 कट्टे 5 कट्टे 10 कट्टे फेंक रहे हैं साल में, हमारी तरफ तो गन्ने में 15 कई बार ज्यादा भी फेंक दे, तो उसके बराबर में अगर हम इस प्रक्रिया को जानता अपनावें तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। अब बात यह है, ये 95 कट्टे केवल हरी खाद का रिजल्ट है। इससे पहले हमने क्या कर दिया, किस तरीके से बोए जाए आपने, ये केवल मिक्स करो डाल दो। और अगर आपको ये इसमें से भी खर्चा निकालना तो वो भी अच्छा है। आप क्या करो, ड्रिल ले लो, जो ड्रिल मशीन है उसमें पोर्शन तो बन जाए ना, उसमें मशीन में जगह जगह खाने बन जाए, उसमें थोड़े थोड़े डाल दो। जो ज्यादा बीज है, जैसे बाजरा है वो 1-2 किलो पड़ेगा, 1-2 किलो मक्का पड़ेगा, 1-2 किलो ढैंचा पड़ेगा। तिल है वो 100-200-250 ग्राम पड़ेंगे, तो वो कम है। इस तरीके से मूंग है 2 किलो है। अगर हमने मूंग का
मूंग में से खर्चा निकालना, मान के चलो अपन है दोनों फसल है, उनका खर्चा अपन इस फसल में तो निकालना, वो भी आसान बढ़िया तरीका है। आप मूंग का कंटेंट ज्यादा डाल दो, जो बाकी चीजें वो थोड़ी कम कर दो, ज्वार है, बाजरा है, डांचा है, जितनी भी सारी चीजें वो कम कर दो, मूंग को ज्यादा कर दो और लाइन में बो दो, तो लगभग ये 45 50 60 दिन में जो 60 मूंग है वो जल्दी पक जाए। उसकी फली लो, मूंग फिर भी मूंग मिट्टी में ही है। अगर वो 1-1.5 क्विंटल 2 क्विंटल भी होगी तो 15 से 20 हजार रुपए जो खर्चा है दोनों सीजन का, मोटा मोटा 20 हजार रुपए खर्चा वही है। अगर वो ज्यादा खर्चा आ रहा है तो कम से कम आधे से ज्यादा खर्चा तो मूंग निकाल देगी आपका। तो ये है, इसको मिक्स करो, फेंक दो। अगर आपने फसल नहीं लेनी है या उसमें तो कुछ फली नहीं तोड़नी है, और इसको फिर जुताई कर दो। ये पोर्शन है 95 कट्टे। अब कुछ के दिमाग में ये भी आ सका है कि भाई ज्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये प्रकृति है, सहन कैसे करेगी इसको ध्यान से देखो एक बार। अब ये जो पेड़ पौधा है, ये पौधा है, इसमें जो सबसे मुलायम जो पोर्शन है ना, वो सबसे मुलायम पोर्शन है ये पत्ते वाला और ये ऊपर वाला, ये क्योंकि फली तो हमने लेनी है, ऊपर की हमने फल तो ले लिया उसका। जो सबसे मुलायम पोर्शन है या तो पत्ते हैं या सबसे ऊपर का हिस्सा है जो तना है, कतिया है। तो पहले लगभग जो ये पत्ती वाला हिस्सा है ना, लगभग 20 से 25 दिन में ये गलेगा। अगर मान के चलो ये पत्तियां हैं, अगर ये पूरे वजन की 5% है, पूरा एक पौधा है, अगर उसमें 1 किलो वजन है तो केवल 50 ग्राम पत्ती है, तो इसका 5% का मतलब हुआ जो ये है 2000 किलो का 5%, यानी 100 किलो नाइट्रोजन। और 100 किलो नाइट्रोजन का मतलब 4.5 कट्टे आसपास की यूरिया। क्लियर है ये? अब बात आती है, ये जैसे ही कटेगा, ये जो पत्तियों के बाद ये जो थोड़ा सा पत्तियों से थोड़ा हार्ड जो पोर्शन है, जो तना है, सबसे ऊपर का तना, वो गलेगा लगभग 1.5 महीने में, 40 से 45 दिन में। अगला जो ये हिस्सा है, ये गलेगा लगभग 3 महीने तक, 90 से 100 दिन में। और जो जड़ वाला है वो गलता रहेगा 6 महीने तक, हमें कोई परेशानी नहीं। तो इतनी प्रकृति की गजब की व्यवस्था है कि हर चीज धीरे धीरे मिलेगी आपको। और ये चक्कर देखो कितना गजब है। आपने दिया कार्बनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ आपने दिया, ये गल गया, सड़न होगी, गलन होगी। इस गलन सड़न के साथ क्या होगा, इसमें सूक्ष्म जीव बने। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, पोषण देंगे। पोषण मिला तो पौधा मजबूत हो गया, मजबूत फसल। फसल हमने ले ली, फसल हमने ऊपर से ले ली। अब फसल लेते ही जितना अवशेष बचा वो दोबारा क्या है, फिर कार्बनिक पदार्थ है। वो कार्बनिक पदार्थ है, फिर गलन सड़न है, फिर सूक्ष्म जीव है, फिर पोषण है, फिर फसल है, फिर ये बचा हुआ फिर वो है। तो प्रकृति यही तो कह रही थी शुरू में सबसे पहले कि मेरे बीच में छेड़खानी ना करो, सब कुछ अपना है। आदमी के लिए ये है बीच का पोर्शन, पशुओं के लिए है, पक्षियों के लिए है, या पक्षी वाले ऊपर लगा लो, थोड़ा सा पक्षी खा लेंगे। आदमी के लिए ये है, ये पशुओं के लिए है, और ये नीचे वाला मिट्टी के लिए। इसको वहीं छोड़ दो, मतलब छेड़खानी ना करो इसके साथ। और यही बात शुरू में हमने चर्चा करी थी कि जहां जिसकी जरूरत है, जहां जिसकी संतुलन बैठता है, जहां उसको वहां छोड़ दो। तो ये जो पोर्शन है, ये जितना ज्यादा होगा, ये जो पोर्शन है कार्बनिक पदार्थ, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, और ये जितना ज्यादा चक्कर बनेगा उतना अच्छा। तो इस चक्कर को बना के रखो। अब वो पानी कितना चाहिए, नमी कब चाहिए, वो आपने देखना अपनी मिट्टी के हिसाब से। रेतीली है या मोटी है या काली है या दोमट है या कैसी मिट्टी है, जो तरीका से कपास बीजे उसमें कर सकते हाँ जिसमें कर सको, हो। कपास की साल की पहले बीज कपास बीज। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चीज है ना, ये आपकी पहली बार में जो बीमारियां हैं वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी 80 से 90%, क्योंकि मिट्टी को संतुलित होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, इसको साफ कर दूं मैं, अब छोटी छोटी बात बताता हूं आपको। एक साइंटिस्ट मिला मुझे और वो ये बोला कि भाई यूरिया तो जैविक खाद है। मेरे भी हजम सी नहीं हुई बात, लेकिन वैज्ञानिक कह रहा है तो गलत तो क्या कहेगा। उसने ये बताया कि जिस भी खाद में कार्बन है वो जैविक है, और ये बात सच है।
तो ये बात उसकी, जब इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा तो बात तो सच है, यूरिया में तो कार्बन है, तो फिर यूरिया खतरनाक क्यों है? मेरा अपना सवाल था अगला। तो उसने एक काम की बात कही, यूरिया अत्यधिक खट्टा है, यानी वो अम्लीय बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा अम्लीय होगा, वो उस पूरे तंत्र को खराब करेगा, मिट्टी के अंदर की संरचना को, सूक्ष्म जीवों के तंत्र को। और सूक्ष्म जीवों का तंत्र जितना ज्यादा गड़बड़ होगा, पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो असंतुलन होगा। ऐसा आगे की तो मेरे दिमाग की अपनी वो थी कि भी आगे क्या करेगा। तो जहां जहां पोषण का असंतुलन है उसके बीच में ये अम्ल है, अम्ल है तो अम्ल के साथ यूरिया है, तो यूरिया है तो जैविक खाद, लेकिन खट्टा बहुत ज्यादा है, अम्लीय बहुत ज्यादा है। तो अगर ये अम्लीय बहुत ज्यादा है तो वो मिट्टी को परेशान करेगा। अब दूसरी बात एक और जो बहुत काम की है वो ये है, आप यूरिया के गोदाम में हमेशा गए हो, वो जो स्मेल आती है ना, कोई कभी तो गए यूरिया पड़ा हो उससे स्मेल आती है, उसको महसूस करो, उसकी वो जो गंध है वो कैसी है। और फिर महसूस करो किसी बस स्टैंड पर टॉयलेट करने गए हो, पेशाब करने गए हो, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर गए हो, तो वो जो टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट की जो गंध है वो उसी गोदाम की गंध की जैसी है। महसूस करा हो तो आगे महसूस कर लेना। अब पता चला, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं कि जब यूरिन हवा में जाता है ना तो यूरिया बनाता है, और यूरिन में और यूरिया में एक अंतर है, कार्बन का। यूरिन में कार्बन नहीं होता, जैसे हवा में जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन खींचता है वो, तो कार्बन लेके और यूरिया बनाता है। अब इसीलिए बहुत ज्यादा जोर है गौमूत्र पे और गाय के गोबर पे, क्योंकि आदमी का मूत्र तो इतना हो नहीं सकता कि वो खेतों के काम आ जाए, तो पशु मूत्र हो सकता है, गाय मूत्र हो सकता है, वो इसलिए वहां उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये एक बात समझ आई। अब बात यह है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में इसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो ये जो हमने गोबर की खाद दी, फिर हरी खाद, बकरी खाद, इन सब की जब मिक्स हमने मिट्टी में मिला दिया तो इससे और ज्यादा परिणाम आ सकते हैं, इसकी गति बढ़ा के। और ये जो काम करेंगे प्राकृतिक रूप से जीव पैदा होंगे, वो थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन वैसे आपकी मर्जी है, मार्केट से लेने की बात है। तो अगर और ज्यादा इनकी स्पीड बढ़ानी है तो मार्केट में नाइट्रोजन के बैक्टीरिया अलग है, पोटास के अलग है, फास्फोरस के अलग है, पोटास के अलग है, जिंक के अलग है। ये 200-250 की रेंज में, 150-200 की रेंज में 1 लीटर मिलेंगे। 1 लीटर में 100 करोड़ बैक्टीरिया हैं। और हाँ ठीक है, तो अब ये कंडीशन है, जब ये आ गए हमारे पास तो ये जो पूरा का पूरा पोषण था इनकी गति बढ़ा दी इन्होंने, और स्पीड बढ़ गई तो वो जो पोषण है जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो गया। और इसके साथ में अब लास्ट की 2 मिनट बात कर लेते हैं रोगों पे। जब भी असंतुलन होगा ना तो 2 ही तरीके के रोग हैं। एक है कीटों के रोग, कीट आएंगे, और दूसरे हैं कीट हैं और दूसरे हैं फंगस या फफूंद। 2 ही तरीके के हैं, लेकिन आगे इसमें कैटेगरी हो सकती है। इसमें सैकड़ों किस्म के कीट हो सकते हैं और सैकड़ों किस्म की फंगस हो सकती है। इसमें भी 2 तरीके हैं या 2 टाइप हैं। एक कीट होंगे शाकाहारी, शाकाहारी वो होंगे जो आपकी फसल को खाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं शत्रु कीट। शत्रु कुछ नहीं होते, प्रकृति में जो व्यवस्था है वो उस परिस्थिति के अनुसार है। तो जो शाकाहारी है, वनस्पति खा रही है, वो शाकाहारी है। जो वनस्पति खा रही है हमारी फसल है, तो हमारे वो परेशान करने वाले हैं। और दूसरा है मांसाहारी। तो जो मांसाहारी कीट है वो खाएंगे इन कीटों को, यानी ये अपने मित्र कीट है। सेम यहां पे है, एक शाकाहारी फंगस है और एक मांसाहारी फंगस है। ये शाकाहारी खाएगी पौधों को, यानी जड़ों को खाएगी, ऊपर आएगी, और मांसाहारी खाएगी इस शाकाहारी फंगस को। अच्छा, आगे बढ़ने तो पहले, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा सिस्टम है, क्लियर करो, बंद करो। अच्छा ठीक है। वही तो पोर्शन बच रहा है ना मेरे। चलो कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा मैटर नहीं। अगर आप ये कर लोगे ना, 1 मिनट की बात है, ये जो इतना मैटर है नहीं, अगर आप ये कर दोगे तो आपका तो खेत वैसे ही समाधान में आ जाएगा, सीधी बात है।